Hi everyone. Today we're going to discuss this section. Before that, let's do a quick recap of the previous lectures. So initially I told you कि renal system के चार very important functions होते हैं जिसमें you have excretory function. Excretory function में क्या है कि metabolic waste products को ये remove करते हैं. And then you also have your kidneys removing your drugs and also the toxins, right? अब metabolic waste products में मैंने आपको creatinine का बताया था and the difference I'm sure you know. Creatinine क्या है? It is from muscle creatine. तो जब भी ये creatine की breakdown होती है तो you get creatinine. तो creatinine it's a वेस्ट मेटाबोलाइट जो आपको रिमूव करना है बॉडी से। उसके अलावा यूरिया, यूरिया क्या है? दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि यूरिया इज अमीनो एसिड का एंड प्रोडक्ट, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट। जब ये आपके अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं इट गिव्स यू यूरिया एंड दिस यूरिया नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेल। उसके अलावा मैं आपको क्रिएटिनिन का बता दिया बस, लेकिन ये सिर्फ दो नहीं है, देयर इज सो मेनी ऑफ दैट। व्हाट आर द रेस्ट? यू आल्सो हैव बिलीरुबिन। व्हाट इज बिलीरुबिन? बिलीरुबिन होता है आपके हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। तो जब भी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन होता है। उसके अलावा यूरिक एसिड इज देयर। आपने अक्सर सुना होगा इन ओल्डर पीपल ऑफन कंप्लेन अबाउट हैविंग गाउट और कह रहे होते हैं हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, स्पेशली आफ्टर दे हैव बेसिकली अ मीट डाइट। तो मीट डाइट खाने के बाद ही यूरिक एसिड क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो जो मीट डाइट है वो एनिमल से आ रही थी और एनिमल्स के अंदर डीएनए होता है, स्पेशली प्यूरिन होता है, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म के बाद जब न्यूक्लियोटाइड्स की ब्रेकडाउन होती है यू गेट यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड यू गेट from nucleic acids. And how about bilirubin? You get it from hemoglobin. Creatinine, from it's an end product of your creatine, and urea is the end product of amino acid breakdown. तो ये there's several of other waste metabolites as well. अब बाकी जो है you have a foreign body agents or foreign agents जो आप खाते हैं, for example the drugs, the toxins, फिर also pesticides। अक्सर हमारे fruits and vegetables पे pesticides लगे होते हैं, वो भी body में चले जाते हैं, kidneys का काम होता है उन्हें remove करना। And then you have the food additives, इसलिए कहते हैं खाना खाएं जिसमें कम से कम food additives हों because these are not good for your body and eventually your body has to remove it। और इनको remove करने का काम कौन कर रहा है? Kidneys। So it's just not creatinine and urea but you also have bilirubin, uric acid, all of these are your वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन मैंने पूरा डिस्कस किया था। आई एम श्योर यू कैन रिकॉल कॉन्जुगेशन जो कि हिपैरोसाइट्स में होती है, एंड एक्सक्रीशन वाला फंक्शन है सोली किडनीज का। रेगुलेटरी फंक्शन इसमें रेगुलेट करना है वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। वाटर को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में नहीं मान सकते क्योंकि ये बॉडी को कंजर्व भी करना होता है, सर्टेन अमाउंट इज आल्सो कंजर्व्ड, और बॉडी आल्सो नीड्स वाटर, सो इट्स नॉट सोली एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। Then the amounts I told you that you have to remember the values. Acid base balance, this is very important, and also there's certain acids. For example, the sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid, and the phosphoric acid. These acids, our body has to remove them, and there's only one manner in which the body can remove both of these acids, sulfuric or phosphoric acid. बॉडी के पास बस एक ही तरीका है रिमूव करने का, दैट इज वे आर द किडनीज। तो ओनली किडनीज are capable of removing these two certain types of acids जो कि these acids are produced as a result of protein metabolism। ठीक है, और ये values याद करें, especially potassium because it's a very small range, so fluctuation in this can be fatal। endocrine function, I'm sure it's on your fingertips। erythropoietin भी secrete होता है जो बोन मैरो में जाता है, erythrocyte प्रोडक्शन करता है। renin जो कि angiotensinogen which comes from the liver उसे एक्टिवेट करता है into angiotensin 1। ठीक है, और फिर आगे एस जो लंग्स आता है वो उससे फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में एक्टिवेट करता है, दिस इज अ वेसिकंस्ट्रक्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सिक्रीट होते हैं। देन द मेटाबॉलिक फंक्शन जो कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी एक्टिवेशन होती है किडनीज में, एंड देन दिस कॉजेज विटामिन डी टू बी कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म। ये जीआईटी में जाता है, कॉजेज absorption of calcium। उसके बाद renal vasculature, I'm sure you can recall aorta, renal artery, anterior and posterior renal artery, interlobar artery, arcuate, फिर interlobular, फिर afferent arteriole, then glomerulus, and then efferent arteriole। Then you had cortical and juxtamedullary। Cortical were greater in number, juxtamedullary were lesser in number। juxtamedullary का जो proximal or distal convoluted tubule है, those were shorter and its loop of Henle was longer।
here you can recall cortical ज़्यादा इन नंबर है। उसके अलावा ये वो बात है कि proximal convoluted tubule और distal short है in juxtamedullary glomeruli। और दूसरी बात क्या थी, juxtamedullary glomeruli में you'll have the vasa recta, और cortical वाले में you'll have your peritubular capillaries which is a second group of capillaries, or second bed of capillaries which is a low pressure system। और high pressure system क्या था, glomerulus। why? because इसके आगे भी arterioles थे, पीछे भी arterioles थे, ठीक है। एंड या सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और बीच में मैंने आपको मेसेंजियम का बताया था। मेसेंजियम वाज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि इधर आता है। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेड्यूला के अंदर यू हैव a lot of solutes concentrated, so it's basically a hyperosmolality state होती है इसके अंदर। उसकी वजह से vasorector अंदर आते हैं और उसमें very little blood flow होता है ताकि it doesn't disturb, it doesn't wash away all the solutes which are concentrated in the medulla, right? Now moving forward, we have to discuss this now। अब इसमें it's very important for you to know that we are studying the relationship between cardiac output and the renal blood flow. And then the renal blood flow and renal plasma flow and the GFR, which is your glomerulus filtration rate, and then the tubular flow and the urine output. इस इन सब के बीच के relationship we are going to discuss. Okay, starting off with the cardiac output. Cardiac output का जो formula है वो है cardiac output is equals to heart rate into stroke volume. Now you may be wondering कि ये heart rate तो समझ आ गई, 72 beats per minute होता है। What is heart rate? Heart rate is the number of times that your heart pumps, right, or beats. So that's 72 beats per minute. Then what is stroke volume and what is cardiac output? Well, stroke volume is the volume that your heart pumps per beat। तो ये हर बीट के साथ जितना भी वॉल्यूम पंप हो रहा है दैट्स द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और ये कितना होता है, दिस इज 70 ml। 70 ml ऑफ वॉल्यूम इज पंप पर बीट। तो अभी अब एक बार आपका हार्ट बीट होगा तो यू शुड अज्यूम कि हाँ 70 ml of the blood it was sent to my entire body, so that's the stroke volume। what is stroke volume? Stroke volume is the amount of blood pumped out by the heart in one beat, so this is blood volume per beat, ठीक है। और कार्डियक वॉल्यूम क्या है, ये कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच इज पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो वो जो 70 ml पर बीट जा रहे हैं ना, तो उसको आपने कितने आपके बीट्स होते हैं, 72 एक मिनट में, है ना, 72 बीट्स होते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द कार्डियक आउटपुट। इसका क्या मतलब हुआ कि यू आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड और द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट इज पम्प्ड इन 1 मिनट। अगर 1 बीट में तो दैट 72 ml, राइट। एंड दिस इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर एक मिनट की आप कैलकुलेशन निकालेंगे एक मिनट में कितना वॉल्यूम पंप हो रहा है, सो दैट्स द कार्डियक आउटपुट। सो नाउ आई होप इट्स क्लियर। कार्डियक आउटपुट क्या है? इट्स द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हिच इज पंप्ड per minute. Stroke volume is the volume of blood pumped per beat. So this is something that should be clear with you. अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे you will get 5 liter per minute. So this is common sense से cardiac output हमारा क्या है? 5 liter of the blood is pumped per minute. So this should be in your fingertips as well. 5 liter per minute. And what's the stroke volume? 70 ml per minute. Now, when you calculate this, तो let's draw this diagram। इसमें ये आपका circulatory system है जिसमें 5 liter blood आ रहा है। इसमें से जो 20% of this 5 liter is going to go to your renal system। So इसमें से 20% आपके renal system में जाएगा। So you take out the 20% of 5 liter, you get 1 liter। तो 1 liter आपके renal system में जा रहा है। अब इसे जब classification करते हैं, so we already know कि हमारा blood है, blood is divided into plasma and blood cells, right? तो एक प्लाज्मा कंटेंट होता है ब्लड का, एक ब्लड सेल कंटेंट होता है। जो ब्लड सेल कंटेंट है that is 45% and it obviously comprises of the RBCs, WBCs and platelet, right? Plasma is 55%। तो अब जो हमारा 1 लीटर है इसका 45% और 55%, so 55% will be the plasma। So 55 you can say 550 ml, okay, and you can say 450 ml, ठीक है। लेकिन चलो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया ताकि कैलकुलेशन इज इजी। तो 600 ml प्लाज्मा और 400 ml सेल्स है, ठीक है। इसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, जो कि रीनल हमारा ब्लड फ्लो है। कितना रीनल ब्लड फ्लो है? 1 लीटर आ रहा है ना। दिस इज पर मिनट, तो 5 लीटर इज द कार्डिक आउटपुट पर मिनट, और उससे 1 लीटर पर मिनट किडनीज के पास आ रहा है। तो हर मिनट हमारे किडनीज के पास 1 लीटर ब्लड आ रहा है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट। उसमें से भी सेल्स जो है ऑब्वियसली तो फिल्टर आउट नहीं होते, सेल्स विल, आपको कभी भी किडनी या यूरिन में यू नेवर गेट द सेल्स ना। हाँ, किसी पैथोलॉजी की कंडीशन में इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन सेल्स इन हेल्दी पर्सन इट्स नॉट फिल्टर्ड आउट। तो उन सेल्स को तो आराम से निकाल दे आप ना, क्योंकि फिल्टर आउट नहीं हो रही, वापस ब्लड में जाएंगे। अभी हम फिल्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर जस्ट गोइंग टू बी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन 600 ml। इस 600 ml जो प्लाज्मा है इसमें से भी 20% सिर्फ फिल्टर आउट होगा। कितना? सिर्फ 20%। सो इफ यू टेक आउट 20 of 600 ml, you are going to
calculate the value, which is 120 ml. So 120 ml per minute of the plasma is filtered out and it goes into the Bowman's capsule. So 120 ml. ठीक है, अब इसको भी आप अगर approximate करें for easier calculation further, you can just say 100. क्योंकि ये भी हमने काफी इंक्रीज किया था ना, सो यू कैन डिक्रीज इट बैक डाउन टू 100. तो ये 100 ml हो गया. इसमें से भी जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है 65% ऑफ इट इज रीअब्सॉर्ब. और उसके बाद जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसमें से भी 15% इज रीअब्सॉर्ब. तो 80% तो शुरू में ही रीअब्सॉर्ब हो गया. पहले 65% फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ द लूप ऑफ हेनले उसमें से 15%. तो 80% तो यहीं शुरू के दो स्टेप्स में ही रीअब्सॉर्ब हो गया. पीछे रह गया 20%. वो 20% में से भी जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले, वो बिल्कुल भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं करती, उसमें कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज रीअब्सॉर्ब्ड, इट्स वेरी लाइक impermeable to water. So moving forward, जो आपका distal convoluted tubule होती है, this is your distal convoluted tubule. यहाँ से 15% is reabsorbed. तो पीछे कितना रह गया? 5% रह गया. उस 5% में से भी collecting tubule में बहुत fine tuning होती है, and this is the major portion जो कि control करेगा आपके यूरिन के वॉल्यूम को, और इसमें से certain amount is again reabsorbed. और एंड में आकर you just have 1 ml of urine. So if the question you कि एक मिनट में कितना यूरिन आता है, so it's normally 1 ml of urine per minute. 1 ml of urine per minute, right? So 1 ml per minute of urine is produced. और इसके अलावा यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है? जब भी एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है ब्लड में, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये सॉल्ट और वाटर को रिलीज करता है और पोटेशियम को एक्सपेल करता है. और एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है. तो ये दोनों कहाँ एक्ट करेंगे? किडनी के कौन से सेगमेंट में एक्ट करेंगे? प्रॉक्सिमल में, या असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, या तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, या कलेक्टिंग डक्ट में? व्हाट डू यू थिंक? These hormones act always on the collecting duct. तो वो जो fine tuning होती है, that is happening in the collecting tubule, right? This one. तो इस कलेक्टिंग डक्ट में ये पूरी आपकी फाइन ट्यूनिंग होगी. तो जितना भी 5 ml है, उसमें से काफी ज्यादा अमाउंट इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड यू आर लेफ्ट विद 1 ml ऑफ यूरिन पर मिनट. सो कितना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम था? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच इज पम्प्ड पर बीट, व्हिच इज 70 ml per minute. और आपका हार्ट बीट्स 72 बीट्स पर मिनट. इसको मल्टीप्लाई करें, that gives you cardiac output. What's cardiac output? Cardiac output is heart rate into stroke volume. So what will be your cardiac output? It will be almost 5 लीटर पर मिनट. तो एक मिनट में जितना आपका हार्ट पंप करता है, दैट इज योर कार्डिक आउटपुट, विच इज 5 लीटर. अब 5 लीटर में से भी 20% out of this goes to the renal arterial tree. That is 1 liter per minute. इसकी भी classification करें तो you'll have 60, 100 ml per minute and 400 ml per minute. तो cells तो ये filter नहीं होते, तो let's leave them out. Plasma is filtered, right? और इस plasma से भी only 20% of it is filtered, which is 120 ml. उसको let's make it easier and we'll be left with 100 ml. जिसमें से 65% तो proximal convoluted tubule में reabsorb हो जाता है. 15% जो है वो हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाता है. असेंडिंग लिम्ब में कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता. ये 80% तो शुरू के सेक्शंस में हो गया. पीछे रह गया 20%. उसमें से 15% डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है. प्रॉक्सिमल में कितना था? 65. डिस्टल में कितना था? 15, राइट? और जो 5% रह गया, उसमें से भी 4% आपके कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है. यू आर लेफ्ट विद 1 ml ऑफ यूरिन पर मिनट. ठीक है. And also, if now that they have given you a question, if 1 ml urine is formed per minute, how much urine is formed per day? अगर एक मिनट में 1 ml बन रहा है, yes, that is a known fact. अब हमने calculate किया है, so we know, yes, it's correct. In a normal healthy person, you have 1 ml of urine forming per minute. तो एक दिन में कितना बन रहा है? तो एक घंटे में you have 60 minutes. एक in a one day you have 24 hours, so 24 into 60, that means in one day you have 1440 minutes. That means 1440 ml of urine is formed per day, which is approximately 1.44 liter, which is 1.5 liter, you can say. So 1.44 liter urine is formed per day. So this is a value that should be on your fingertips as well, right? Because it's good to know okay, how much of a urine we're producing. It's a good knowledge, right? So a healthy person produces 1.44 liter per day. But this is a very precise value. So you cannot say that, yeah, a healthy person produces exactly this amount. No, there has to be a range. What is the range? The range is 500 ml. I should have written the units here. To 3500 ml. So इसके बीच में जितनी भी amount होगी, that will be normal. Lesser than 500 ml will be oligouria, which means that there's very less urine that
would be classified as oligouria. अगर 3500 ml से ज़्यादा होगा तो polyuria होगा इसमें. This can cause nocturia. Nocturia में ये होता है कि during sleep also that person has to get up several times and use the washroom in order to pass the urine. So obviously this disturbs the sleep and ruins the quality of sleep. Now, या इसी में वही बात लिखी है कि फाइन ट्यूनिंग ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कंट्रोल्स द यूरिन आउटपुट. तो जो एग्जैक्ट यूरिन आउटपुट है ये क्यों फ्लक्चुएशन आ रही है, ये रेंज क्यों आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लास्ट पार्ट. तो ये जो लास्ट पार्ट है ना, बाकी यहाँ तक दैट विल बी कांस्टेंट कि 95% ऑफ इट इज रीअब्सॉर्ब्ड. ये तो कांस्टेंट कंफर्म वैल्यू है. जो रिमेनिंग 5% का फेट है वो डिसाइड करेगा आपका लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज योर कलेक्टिंग डक्ट. इसमें जितनी भी फाइन ट्यूनिंग होगी उसके हिसाब से ये आपको यू विल बी गेटिंग दिस रेंज, राइट. नाउ it's very important for you to know that obviously we are asked numerous times to stay hydrated. Why are we asked to stay hydrated? Because our body is capable of removing all the waste metabolites through our kidney, right? For that, obviously it needs a medium, and that medium is water. Water के through ही वो सारे metabolites उसमें जाएंगे water में, and then it will be excreted in the urine. Now, kidneys, they are designed in such a way by nature that they thankfully have a capacity to concentrate and dissolve metabolic waste products into the volume of fluid. What does this mean? This means that हमारी kidneys के अंदर एक इतनी अच्छी capacity है that they can concentrate the waste metabolites. और कितने amount of waste metabolites? Almost 1200 1200 millimoles जो है it can concentrate in approximately 1 liter of water. तो 1 liter of water में, और let me just rephrase it, कि एक 1000 ml. So 1000 ml of water में it can concentrate around 1200 millimole of waste metabolites. 1000 ml है सिर्फ water का, लेकिन उसमें 1200 millimole of waste metabolite concentrate हो सकते हैं water में. तो मतलब इतना highly concentrate, तो कोई भी water का अगर पैकेट बाहर जा रहा है तो it will be fully concentrated with the waste metabolites. This is the capacity of the kidneys. ठीक है, तो इसके लिए it is necessary that you are taking the required amount of water. लेकिन अभी ये तो है ना कि जितना it can physiologically do, but normally हमारा as a human being, how much does a person, normally a healthy person, produce waste metabolites? कितने amount के produce करता है? 600 ml. So it's not 1200 ml, it is 600 ml. कि 600 ml waste metabolites are produced per day by a healthy individual. So for that by reason, that means if अगर 600 produce हो रहे हैं, so they'll at least need minimum 500 ml of water. Hence this range. तभी मिनिमम ये सब स्टैंडर्ड 500 है, क्योंकि वेस्ट मेटालाइट्स कितने आ रहे हैं? 600 मिलीमोल. तो उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 500 ml ऑफ वाटर. अगर वाटर नहीं है, इफ इनफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर यूरिन एंड बॉडी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑल द वेस्ट मेटाबोलाइट्स, फिर क्या होगा? ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स विल रिमेन इन द ब्लड, विल स्टार्ट accumulating in the body itself. And obviously where exactly? Water in the blood, right? And that means that the blood chemistry will be altered. पूरा pH लेवल ऑल्टर हो जाएगा. यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन, ये सब कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे. पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज विल स्टार्ट accumulating in the blood, right? And we do not want that. Pesticides थे, drugs थे, and there was one more thing, food additives, very important. So they all will start accumulating in the blood and altering the blood chemistry, right? So it's important that you consume enough water. तभी कहते हैं कि stay hydrated, stay hydrated. That's super important. Now, there are some patients who are suffering from hypercatabolism. Hypercatabolism मतलब कि उनका increased breakdown हो रहे हैं, especially proteins का, therefore ज़्यादा amino acid है, ज़्यादा urea है. तो hypercatabolism के पेशेंट्स कौन होते हैं? पेशेंट्स ऑफ ट्रॉमा, जिनका बर्न्स होता है, एक्सटेंसिव सर्जरी हुई होती है, सीवियर सेप्सिस, एक्सीडेंटल इंजरीज, इन सब में hypercatabolism होगा. So what are the examples of hypercatabolic states? Severe infection, sepsis, burns, trauma, post-surgery, uncontrolled hyperthyroidism, accidental injuries, right? Extensive surgery. इनमें obviously now this is common sense. This information is not anywhere in the books. It won't be written down. This is common sense, and a good doctor, they should use their common sense and understand this. कि obviously जब hypercatabolism हो रहा है तो waste metabolites ज़्यादा होंगे. जब waste metabolites ज़्यादा होंगे, normally तो 600 millimoles produce हो रहे हैं ना, but obviously in hypercatabolic states में they might go up to 1200 ml. तो उस के scenario में you do not need 500 ml of water minimum. You need at least 1000 ml of water आपको चाहिए minimum. तो 1000 ml, तो उसके हिसाब से the
इनटेक ऑफ वाटर शुड बी इंक्रीज्ड, कि वाटर का इंटेक भी बढ़ना चाहिए इन पेशेंट्स में, ताकि उतने हिसाब से वेस्ट मेटाबोलाइट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड दे डोंट स्टार्ट accumulating in blood. So yeah, and what is azotemia? Azotemia is a condition जिसमें अगर आप लैब रिपोर्ट्स कराएंगे तो लैब रिपोर्ट्स में आपको पता चलेगा कि हाँ यूरिया क्रिएटिनिन लेवल और बाकी वेस्ट मेटाबोलाइट्स के लेवल बॉडी में बढ़े हुए हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? क्रिएटिनिन। जिसकी वजह से ब्लड केमिस्ट्री ऑल्टर हुई हुई है, ये आपको लैब रिपोर्ट में पता चल जाएगा, लेकिन फिजिकली जब आप पेशेंट को देखेंगे देयर बी नो साइंस एंड सिम्टम्स। इसका क्या मतलब होता है? साइंस और सिम्टम्स। उसमें कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं होंगे रीनल फेलियर के। हालांकि ऑब्वियसली ये किसका टेस्ट है? ये रीनल फंक्शन का टेस्ट है ना। तो अगर ब्लड केमिस्ट्री ऑल्टर हो रही है, ये बढ़ है, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद द किडनीज, देयर सम रीनल डिसफंक्शन, लेकिन उसके कोई विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, बट लैब रिपोर्ट में आपको एजिटीमिया शो हो रहा है। सो दैट सिचुएशन, मतलब ये ब्लड केमिस्ट्री ऑलरेडी शो हो रही है, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एजिटीमिया। ठीक है, एजिटीमिया इज व्हेन देयर नो फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल डिसफंक्शन बट लैब रिपोर्ट इज शोइंग द ऑल्टर्ड ब्लड केमिस्ट्री। ठीक है, और एजिटीमिया आप ऐसे कह सकते हैं कि एक माइल्ड स्टेट है, अभी बस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन जब एजिटीमिया हो, मतलब लैब रिपोर्ट्स भी मतलब अनयूजुअल वैल्यूज शो करी हैं, और उसके साथ साइन एंड सिम्टम्स भी हैं फिजिकली पेशेंट में रीनल फेलियर के, कि उसको नॉजिया हो रहा है, ड्राउजीनेस फीलिंग है, ऑल ऑफ दैट, सो दैट मीन्स यूरेमिया, दैट इज यूरेमिया। ठीक है, अब दिस इज a paragraph that I've taken up, so let's read it. Azotemia is increased nitrogenous waste in blood, mainly urea and creatinine. लैब डायग्नोसिस से पता चल रहा है, लेकिन पेशेंट के पास कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। इसके तीन टाइप्स हैं। प्री रीनल, जिसमें रीनल ब्लड फ्लो कम है, जिसकी वजह से एजिटीमिया हो रहा है, कि मतलब किडनीज तक ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो ऑब्वियसली रीनल ब्लड फ्लो इज लो। यहाँ दूसरा हो सकता है रीनल, जिसमें इंट्रिंसिक किडनी डैमेज है। देयर कुड बी पोस्ट रीनल, जिसमें बाद में यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है। सो एजिटीमिया में क्या है? देयर इज बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी ओनली। अब यूरीमिया क्या है? यूरीमिया क्लिनिकल सिंड्रोम ड्यू टू सिवियर एजिटीमिया। एजिटीमिया भी है और क्लिनिकली सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, इट्स सिम्टोमैटिक, अकर्स इन एडवांस रीनल फेलियर एंड दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, ये इसका निमोनिक है, जिसमें कंफ्यूजन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, स्किन के इश्यूज हैं। देन यू हैव कार्डियोवास्कुलर इश्यूज लाइक पेरिकार्डिटिस, हेमाटोलॉजिक जैसे एनीमिया, ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यूरीमिया में है क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ रिटेन वेस्ट, दिस इज द डिफरेंस। एजिथीमिया में यू हैव इंक्रीज इन ब्लड, एंड यूरीमिया में इट्स अ क्लिनिकल segment, sorry, clinical syndrome, as well as obviously the lab reports are going to show this. Symptoms एजिथीमिया में नहीं होते हैं, यूरीमिया में obviously होते हैं. Stage एजिथीमिया is early or mild, यूरीमिया is severe or late. Diagnosis lab finding होती है एजिथीमिया की, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर कोई रेगुलरली जाकर अपना लैब रिपोर्ट्स करा रहा है तो पता चल जाएगा अच्छा इसको एजिटीमिया है. यूरीमिया विल बी क्लिनिकल एंड लैब रिपोर्ट्स. Management is treat the cause and often needs dialysis because uremia is a later stage. So yeah, this is about extra information about all the correlations between cardiac output, renal blood flow, renal plasma flow, then GFR, tubular flow, and urine output. And obviously, we're going to study more about GFR in detail further. So yes, that's it for now.